हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की कंपनी लॉ या फिर कंपनी लॉ सेक्रेटरी प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही थी, लेक्चर्स चल रहे थे उसके। इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें कंपनी मीटिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, तो वहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि वार्षिक व्यापक बैठक क्या होती है, जो एजीएम जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। आपका चाहे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो या फिर रिटन एग्जाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर काफी बड़ा भी है, तो इसके 2-3 पार्ट्स रहेंगे। तो सारे पार्ट्स को देखिएगा, जिससे ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर इससे प्रीवियस आपने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो उसकी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो सारे वीडियोस आपके चैप्टर 1 से वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं मैंने, तो देख लीजिएगा। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि स्पेशल बिजनेस विशेष व्यवहार क्या होता है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें संचालकों की रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो संचालकों की या फिर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती क्या है? तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, एक सामान्य सभा होती है। उस वार्षिक सामान्य बैठक में संचालकों को उस वर्ष में कंपनी की जो प्रोग्रेस हुई होती है, जो भी कंपनी की स्थितियां रही हैं, उन सब के बारे में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके सामने। इसे वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के साथ संलग्न किया जाता है। वही कहलाती है आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट या फिर संचालकों की रिपोर्ट। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 की जो सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 में क्या बताया गया है कि संचालकों की रिपोर्ट में निम्न विषयों को शामिल किया जाता है। यानी कि जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उस कंपनी की वित्तीय स्थिति पे आधारित होती है। इसमें उस कंपनी के प्रत्येक सहायक, सहयोगी, संयुक्त उपक्रम कंपनी के विषय में पृथक अनुभाग में ब्यौरा होना चाहिए तथा उसके निष्पादन और वित्तीय स्थिति का वर्णन होना चाहिए। ये सारी चीजें जो होती हैं वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में होती हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें? तो जो मंडल की बैठकों के विषय में जो रिपोर्ट होती है इसमें, तो जो भी डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो मीटिंग्स होंगी वो किस तरह की हुई हैं, उस वित्तीय वर्ष में कितनी बैठकें हुई हैं, उन सबकी डिटेल दे रखी होती है। या फिर संचालकों के उत्तरदायित्व जो होते हैं उसके बारे में क्या चीज रहती है कि वार्षिक खातों को बनाने में आवश्यक लेखा मानकों का पालन किया गया है, संचालकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन व निरंतर पालन किया है तथा यथोचित निर्णयों व अनुमानों को अपनाया है जो कंपनी के मामलों का व लाभ हानियों की सत्य व सही स्थिति बताते हैं। मेनली कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉलिसीज थी या जो भी नियम रेगुलेशंस बनाए गए थे उनको फॉलो करके ही संचालकों ने अभी तक काम किया है। ये सारी चीजें जो आती हैं इसमें संचालकों का दायित्व, उत्तरदायित्व बनता है, उसके बारे में इम्पोर्टेंटली दे रखा होता है। फिर नेक्स्ट जो इसमें है असाधारण सामान्य बैठकें, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग्स होती हैं। एक आपकी हो जाती है एनुअल जर्नल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, और एक हो जाती है असाधारण सामान्य बैठक। तो वार्षिक साधारण सभा जो होती है उसके अलावा जो सामान्य बैठकें की जाती हैं अंशधारियों की, जो अतिरिक्त बैठकें होती हैं, तो वो सारी बैठकें क्या कहलाती हैं? असाधारण सामान्य बैठकें कहलाती हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट इतने होते हैं मामले कि उनके लिए एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम का वेट नहीं किया जा सकता है, उनका लिए वेट नहीं कर सकते, तो इस तरह की बैठकों को बुलाया जाता है। क्योंकि उन्हें हम या कुछ इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि उन्हें हम पेंडिंग नहीं छोड़ सकते, उन पर तुरंत निर्णय लेने की जरूरत होती है। इस वजह से इस तरह की बैठकों को बुलाया जा सकता है। कौन से हो जाते हैं कि कुछ विशेष दशाएं हैं या फिर कुछ आपातकालीन स्थितियां होती हैं, जैसे कि पार्षद सीमा नियम में या अंतर्नियम में कोई परिवर्तन। आप जानते ही हैं पार्षद सीमा नियम जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंतर्नियम होते हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए, और वो चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तो वहां पर हम इस तरह की बैठकों को बुला सकते हैं। या फिर पूंजी में कमी करना है तो असाधारण व्यापक बैठक को बुलाया जाएगा। कौन बुला सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु कैन कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। संचालकों की इच्छा पर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी बुला सकते हैं। कि सामान्यतः अंतर्नियम, अगर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर इस बात की परमिशन देते हैं, उसमें इस तरह का प्रावधान प्रोविजन किया गया है, तो वो इस तरह की मीटिंग्स को बुला सकते हैं।
लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि संचालक मंडल एक प्रस्ताव पारित करेंगे। पहले वो एक प्रस्ताव पारित करते हैं, उसके बाद इस तरह की मीटिंग को बुला सकते हैं। सदस्यों की मांग पर जो कंपनी के सदस्य हैं, अगर वो भी चाहे तो इस तरह की बैठकों को बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान दिए गए हैं कि सदस्यों की बैठकों की मांग करने का एक नोटिस बैठक की तिथि से 21 दिन पहले देना होता है, जिसके ऊपर मांग करने वाले स्थानियों के हस्ताक्षर होते हैं और किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से वो बुलाई जा रही है उसका विवरण भी होता है। तो यहाँ पर 21 दिन पहले से नोटिस देने के बाद ही जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो बुला सकते हैं। फिर आ जाएगा मांग करने वाले अंशधारियों द्वारा स्वयं बैठक बुलाना। यदि उचित रूप से मांग किए जाने के 21 दिन के अंदर अंदर संचालक मंडल असाधारण व्यापक बैठक नहीं बुलाता, यानी कि जो सदस्य हैं वो इस तरह की डिमांड रख रहे हैं कि बुलाई जाए, लेकिन अगर संचालक मंडल तब भी नहीं बुला रहे हैं तो यहाँ पर मांग पत्र के जमा कराने के 45 दिन के बाद बैठक की मांग करने वाले अंशधारी स्वयं बैठक को बुला सकते हैं। और बैठक के संबंध में किया गया व्यय कंपनी से वसूल कर यानी कि जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उसके लिए वो कंपनी से वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है बैठक बुलाने का ढंग, की किस तरह से बुलाई जा सकती है। क्योंकि असाधारण सामान्य बैठक में किया जाने वाला व्यवहार सदैव ही विशेष व्यवहार होता है, अतः असाधारण सामान्य बैठक को बुलाने के संबंध में जारी किए गए नोटिस में बैठक की तिथि, स्थान, समय के विवरण के अतिरिक्त ये भी स्पष्ट किया जाता है कि बैठक में क्या व्यवहार किया जाएगा, संकल्प की शर्तें क्या रहेंगी, और उसके साथ ही जो सामान्य संकल्प एक संकल्प प्रदर्शित किया जाता है। संकल्प जो प्रस्ताव होता है, अभी आगे हम उसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे कि क्या होता है, अब विशेष और साधारण प्रस्ताव क्या होता है। इसमें क्या रहेगा कि सूचना जो होगी इसकी बैठक की तिथि से 21 दिन पहले प्रत्येक अधिकारी को मिल जानी चाहिए। समयता नोटिस के साथ साथ गश्ती पत्र के रूप में एक तथ्यात्मक प्रकथन भी भेजा जाता है। गश्ती पत्र में विशेष व्यवहार की प्रकृति, उसके महत्व आदि का विवरण होता है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर असामान्य साधारण बैठक बुलाई जाएगी तो किसी विशेष कारण से बुलाई जाएगी, और वो संचालकों द्वारा भी बुलाई जा सकती है, सदस्यों द्वारा भी। सदस्यों द्वारा अगर बुलाई जाएगी तो पहले संचालकों के सामने 21 दिन पहले इसका नोटिस रखेंगे, तो संचालक उसके बाद उस सभा को बुलाएंगे। अगर संचालक नहीं बुलाते हैं तो वहां पर जो अंशधारी हैं वो उसको बुला सकते हैं। 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद 45 दिन के अंदर अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर 45 दिन के बाद जो संचालक होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो स्वयं उस बैठक को बुला सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होती है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वैधानिक बैठक जो है, स्टेटरी मीटिंग जो होती है, कंपनी अधिनियम 2013 में वैधानिक बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये पहले था जब 1956 वाला चल रहा था, लेकिन अब जब से अमेंडमेंट होकर 2013 आया है तो वहां पर वैधानिक बैठक जो है वो समाप्त कर दी गई है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि असाधारण सामान्य बैठक क्या होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि बैठक की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर्स ऑफ मीटिंग। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो सचिव द्वारा सभी संबंधित प्रावधानों का पालन, यानी कि जो सचिव होता है, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, उसके द्वारा जो भी प्रोविजंस रखे गए हैं उसको पालन किया जाएगा। क्या है कि कंपनी का प्रबंध कंपनी की सभा में पारित प्रस्तावों के आधार पर होता है। कंपनी का व्यवसाय वैध रूप से करने के लिए सभाओं को वैध रूप से बुलाया जाना भी आवश्यक होगा। यदि सभा वैध नहीं होगी, यानी कि जो अभी आपने प्रोसीजर पढ़ा उस तरह से नहीं बुलाई गई है, तो वहां पर जो भी काम किया जाएगा वो भी अवैध माना जाएगा। और इसीलिए कंपनी का सचिव का ये कर्तव्य होगा कि वह कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा पार्षद अधिनियम की सभा के संबंध में प्रावधानों को पूरी तरह से पालन करे। क्या हो जाते हैं लक्षण कि उचित अधिकारी द्वारा सभा को बुलाया गया हो, उचित नोटिस दिया जाए, जो कि अभी आप समझ चुके हैं कि कैसे दिया जाता है। नोटिस की अवधि 21 दिन के लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है। अपवाद में क्या है कि सामान्य सभा कम अवधि के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है, यदि उस सभा में वोट देने वाले जो 95% अधिकृत व्यक्ति लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस विषय पर अपनी सहमति दे तब। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि कैसे बुलाई जाएगी। इसके अलावा है सभा के नोटिस में उस स्थिति, दिन तथा समय का उल्लेख किया जाना चाहिए जहाँ बैठक होगी। नोटिस किसको भेजा जाएगा ये भी इम्पोर्टेंट होता है। नोटिस के साथ क्या क्या स्टेटमेंट्स और भी लगे होंगे वो चीजें भी रहती हैं। क्या चीजें रहेंगी, प्रत्येक संचालक, प्रबंधक, मुख्यबंध की व्यक्ति तथा इन व्यक्तियों के रिश्तेदारों का उस बैठक में व्यवहार किए मसौदे पर क्या सरोकार होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ संलग्न रहती हैं। इसके अलावा जो है कि कोरम जो होता है वो जनरल मीटिंग में पूरा होना इम्पोर्टेंट है। कोरम में क्या रहता है, एक वो संख्या आपको बताते हैं कि एक वैध सभा के होने के लिए, कोई प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो कह रहा है कि ऐसी पब्लिक कंपनी इस बैठक की तिथि पर कुल 1000 से अधिक सदस्य नहीं होंगे तो 5 व्यक्तियों का
कि व्यक्तिगत उपस्थिति को गणपूर्ति माना जाएगा, यानी कि 1000 से ज्यादा सदस्य नहीं है तो 5 व्यक्ति क्या है, गणपूर्ति है। और अगर 1000 से 5000 तक हो, यानी कि यदि सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 1000 से 5000 तक हो तो 15 सदस्य होना चाहिए, तब गणपूर्ति पूरी मानी जाती है। और तीसरा पॉइंट है, यदि सदस्यों की कुल संख्या 5000 से अधिक होगी तो फिर 30 सदस्य जो होते हैं वो गणपूर्ति माने जाएंगे। तो ये कहाँ से कोरम इतना होना आवश्यक है इस तरह की मीटिंग्स के लिए। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजेंडा ऑफ मीटिंग, सभा की कार्यसूची होना। एजेंडा क्या होता है, या जो सभा की कार्यसूची वो क्या होती है, तो सभा में जो भी कार्य किए जा रहे होते हैं उसकी जो रूपरेखा होती है, उसका एक फ्रेमवर्क जो होता है कि किस तरह से कैसे कार्य किए जाने हैं वो पहले ही बना लिया जाता है, उसे ही सभा की कार्यसूची कहा जाएगा। तो सभा की कार्यसूची क्या होती है, एक ऐसा विवरण पत्र है कि सभा में मीटिंग में जो भी कार्य किए जाने हैं उसको लिख लिया जाता है, उसका एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली जाती है, वही क्या कहलाती है, सभा की कार्यसूची। इसमें क्या रहेगा, सचिव संचालकों या संचालक मंडल के अध्यक्ष की राय से उन विषय की सूची बनाता है जिस पर सभा में विचार किया जाना है, जिस क्रम में किया जाएगा उस क्रम को भी लिखा जाता है, तो वही कहलाता है सभा की कार्यसूची। तो अलग से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजेंडा ऑफ मीटिंग क्या होता है या सभा की कार्यसूची किसे कहते हैं, तो आपका आंसर यही होगा कि सभा में जो कुछ भी कार्य किए जाने हैं, जिस जिस विषय पर वार्तालाप होना है, विचार किया जाना है, उसकी एक सूची बना ली जाती है, तो वही सूची क्या कहलाती है, सभा की कार्यसूची। अभी कई फॉर्म्स होते हैं, क्या फॉर्म रहते हैं, फॉर्म्स ऑफ एजेंडा, केवल उन विषयों के नाम लिखना जिसके लिए सभा बुलाई गई है। दूसरा है कार्यवाही के विवरण या सूक्ष्म के रूप में बनाना, जब कार्यवाही इस प्रकार से बनाई जाती है तो उसे प्रत्येक विषय का नाम केवल नाम देकर उसके बारे में उसका वर्णन भी दिया जाता है और बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़े जाते हैं। कार्यवाही के समय सचिव इसी को सूक्ष्म के रूप में सरलता से बदल देता है, यानी कि जो मिनट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं कि जिस विषय पर बात की जानी है उस विषय में कुछ वर्णन भी दिया जाएगा और साथ साथ वहाँ पर कुछ बीच में गैप्स छोड़ दिए जाते हैं खाली, तो वही क्या कहलाता है, सूक्ष्म कहलाते हैं, यानी कि मिनट्स कहलाते हैं, और उस पर जो है वार्तालाप विचार विमर्श होने के बाद उसको फिल किया जाता है। इस प्रकार ये कार्यसूची उस दशा में ठीक नहीं रहती जब सभा में चर्चा किए जाने वाले विषय ऐसे हों जिन पर सदस्यों के भिन्न भिन्न राय हो। प्रतिनिधि सभा के विषय इस प्रकार हैं जिन पर सदस्यों के साधारणतः सहमत होने की आशा है, तो कार्यसूची सूक्ष्म के रूप में भी बनाई जा सकती है। अभी समझ में आ गया होगा कि मिनट्स क्या होते हैं और कार्यसूची या फिर एजेंडा क्या होता है। फिर आ जाता है कि चेयरमैन ऑफ मीटिंग, सभा का अध्यक्ष कौन होता है। इस सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभा में एक अध्यक्ष अथवा सभापति होना चाहिए। तो अगर अंतर नियमों में कुछ अलग से नहीं कहा गया है, कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, तो जो सदस्य सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं अपने में से ही किसी को हाथ उठाकर वोट देते हैं और सभापति या अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अगर मतगणना या पोल की मांग की जाती, अगर मतगणना या पोल की डिमांड होती है तो उसके माध्यम से भी सभापति को चुना जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से जो असाधारण सभाएं होती हैं वो कंडक्ट कराई जाती हैं और किस तरह से वो पूरी होती हैं। अब इसमें जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रस्ताव के बारे में, हम वो पढ़ते हैं, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं। तो बैठक में प्रस्तावित किसी मसौदे पर विचार करके सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से उसके निश्चित शब्दों में स्वीकृति को प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कि प्रस्ताव वर्ड बहुत बार आया है, आपने कई बार उसको पढ़ा। तो प्रस्ताव क्या होता है कि हमें जो कार्य करना होता है, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी विषय हैं जिस पर हमें विचार करना है सदस्यों के द्वारा औपचारिक रूप से, यानी कि ये पूरा फॉर्मल उसमें होता है, औपचारिक रूप में होता है, तो उसको निश्चित शब्दों में स्वीकृति देने के लिए उसको प्रस्ताव रखा जाता है। पूरी डिटेल लिखी होती है उसमें, एक प्रस्ताव रखना। प्रस्ताव आपने प्रपोजल एक उसमें भी पढ़ा है बिजनेस एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क में, कि किसी कार्य को करने या ना करने से रिलेटेड जो आप सामने वाले व्यक्ति से कह रहे होते हैं तो वो प्रपोजल कहलाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी प्रस्ताव में रहता है। ये कई प्रकार के भी होते हैं कि बैठक में कंपनी का व्यवहार 2 प्रकार के प्रस्तावों द्वारा पूरा होता है, एक साधारण होते हैं और एक विशेष होते हैं। तो किस मामले के लिए किस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी, इस संबंध में जो कंपनी के अंतर्नियम होते हैं या जो कंपनी अधिनियम है, कंपनीज एक्ट है, उसके प्रोविजंस को देखा जाता है कि कब कौन सा विषय ऐसा है जिसे साधारण माना जाएगा, कौन सा विषय विशेष होगा। मेनली जो आपकी पार्षद सीमा नियम है उसमें जो चेंजेस करने होते हैं वो आपके विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि वो मुश्किल होता है, इसीलिए उसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। तो अधिनियम के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में साधारण अथवा जो विशेष प्रस्ताव द्वारा
किए जाने वाले कुछ मामलों के लिए 14 दिन की विशेष नोटिस दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अगर साधारण प्रस्ताव पारित करना है तो कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। ये एमसीक्यूज अगर पेपर आ रहा है आपका तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, तो 14 दिन पहले 14 डेज पहले उसका नोटिस दिया जाता है। अब आ जाते हैं इन दो को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या उसके विपक्ष में पड़े वोटों की संख्या से अधिक होती है तो उसे साधारण प्रस्ताव कहते हैं। यानी कि जो उसके फेवर में वोट पड़े हैं और जो उसके अगेंस्ट में वोट पड़े हैं, तो जो फेवर में वोट पक्ष में पड़े हैं उनकी संख्या विपक्ष में जो वोट पड़े हैं उनसे अधिक होती है तो साधारण प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष में डाले गए वोटों को ही गिना जाता है, तटस्थ सदस्यों के मतों की गणना नहीं की जाती। यानी कि ऐसे सदस्य जो ना पक्ष में है जो ना विपक्ष में, उनको काउंट हम नहीं करते। तो संक्षिप्त रूप में हम क्या कहेंगे कि साधारण प्रस्ताव वो प्रस्ताव है जिसमें नाम मात्र के बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 या 2 वोट भी अगर ज्यादा हैं तो वो पक्ष में मान लिया जाता है, अर्थात प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए वोट विपक्ष में डाले गए वोटों से अधिक होते हैं, तो हो जाता है आपका सामान्य। इस तरह का जो प्रस्ताव होता है इसको रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं किया जाता, यानी कि इसको रजिस्ट्रार जो होते हैं कंपनियों के उनके पास नहीं दिखाया जाता है या उसकी एक कॉपी वहां नहीं भेजी जाती। लेकिन यदि ये प्रस्ताव पार्षद सेवा नियम के पूंजी भाग में परिवर्तन के लिए किया गया है तो इस संकल्प की एक प्रति 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी चाहिए। यानी कि अगर पार्षद सेवा नियम में की जो पूंजी वाक्य है कैपिटल कॉज है उसमें कोई चेंजेस करने के लिए अगर इसका यूज किया गया है तो वहां पर 30 डेज के अंदर 30 दिन के अंदर उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी आवश्यक होती है। उदाहरण कुछ दिए गए हैं कि जब एक समान प्रस्ताव पारित किया जाएगा, अगर जो बैलेंस शीट है चिट्ठा है वह लाभांश खाता या अंकेक्षक की रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए, संचालकों के निर्वाचन के लिए, लाभांश घोषणा के लिए, अंकेक्षकों की नियुक्ति के लिए, कार्यावधि से पूर्व ही किसी संचालक को पद से हटाने के लिए, इसके लिए 14 दिन के विशेष नोटिस की आवश्यकता भी होती है। प्रत्येक संचालक के स्थान पर, यानी कि कोई संचालक है हटा दिया गया है तो उसके स्थान पर कोई नया संचालक नियुक्त किया जाना है। कंपनी के पूर्व व्यापार अथवा उसके कुछ भाग को बेचने के लिए, अंश पूंजी परिवर्तन करने के लिए, उदाहरण उसका उपवाजन या फिर कंसोलिडेट करने के लिए, यानी कि 10 रुपए के अलग अलग हैं अंश हैं तो मिलाकर 100 रुपए का अंश अगर बनाया जा रहा है तो उसको समेकन कहते हैं। तो ये सारी वो स्थितियां हैं जबकि सामान्य प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें विशेष प्रस्ताव, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये क्या होता है? तो हमने सामान्य तो पढ़ लिया, अब विशेष किसके लिए रहता है? एक प्रस्ताव को विशेष हम तब मानेंगे जबकि उस प्रस्ताव की विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किए जाने की इच्छा उल्लेख सदस्यों की समान बैठक बुलाए जाने के नोटिस में दिया गया हो, यानी कि स्पेशली कहा गया हो कि इस प्रस्ताव को विशेष ही माना जाए। दूसरा पॉइंट क्या है कि सामान्य बैठक बुलाने के संबंध में सदस्यों को 21 दिन का नोटिस दिया गया हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रस्ताव में पक्ष में डाले गए वोट विपक्ष में डाले गए वोटों से 3 गुना होने चाहिए अधिक, यानी कि जो सामान्य प्रस्ताव था वहां पर 1-2 वोट भी अगर ज्यादा हो रहे थे तो वो मान लिया जा रहा था कि पारित है। यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई गई है कि जो पक्ष में डाले गए वोट हैं उसके विपक्ष में डाले गए वोटों से 3 गुना से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 3/4। और यहाँ पर तटस्थ सदस्यों को गिने बिना, यानी कि जो किसी भी फेवर में नहीं ना अगेंस्ट है उनको नहीं गिना जाएगा, उनके बिना 3 गुना होने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों ने ही वोट डाले हों और मतगणना हाथों के प्रदर्शन से भी की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, या फिर मतदान पोल द्वारा भी की जा सकती है। तो मतदान व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है या फिर प्रॉक्सी के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्रॉक्सी कौन होता है? वो व्यक्ति जो किसी सदस्य के स्थान पर वहां पर उपस्थित होता है, किसी रीजन से वो सदस्य मेंबर नहीं आ पाया तो उसके जगह पर वो किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है तो वो प्रॉक्सी कहलाता है। तो यहाँ पर इन सबको काउंट करने के बाद देखा जाता है कि 3 गुना से अधिक है या नहीं है, तभी वो प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव माना जाता है। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि बैठक को बुलाने के संबंध में जारी किए गए नोटिस में बैठक में विचार किए जाने वाले मसौदे का पूर्व विवरण जो होता है वो साथ में दिया जाएगा और विशेष प्रस्ताव की एक प्रति पारित होने की तिथि के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भी भेजी जाएगी। वहां पर कब हम भेजते थे? बस जब हमारा पूंजीवाक में कोई परिवर्तन हो सामान्य प्रस्ताव में तभी हम भेजते थे। यहाँ पर विशेष प्रस्ताव किसी भी तरह का होगा, किसी भी संबंध में होगा, रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर उसकी एक प्रति भेजी ही जानी है। अब वो कौन से मामले होते हैं जहाँ पर विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है? पहला पॉइंट है कि पंजीकृत कार्यालय जो रजिस्टर्ड कार्यालय है, अगर एक ही प्रांत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अथवा एक प्रांत से दूसरे स्थान प्रांत में ले जाना, यानी कि
एक स्टेट के अंदर ही हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर लेके जा रहे हों तथा पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्य भाग में परिवर्तन कर रहे हों तो वहां पर हमें जो विशेष प्रस्ताव है वो पारित करना होता है। कंपनी का नाम बदलना हो, अंतर्नियमों में परिवर्तन हो, शेयर पूंजी में कमी करनी हो, कमी अगर रिडक्शन किया जा रहा है, कमी की जा रही है तो वहां पर विशेष प्रस्ताव ही पारित होता है। कंपनी के मामलों की जांच कराने हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति, अंतर्नियमों विशेष रूप से निर्धारित करते हो तो संचालकों को पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव संचालक के लाभों के आधार पर कुछ प्रतिशत पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए, कंपनी के संचालक को लाभप्रद पद धारण करने की आज्ञा देने के लिए, कंपनी के नाम से लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटाने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जबकि विशेष प्रस्ताव को पारित किया जाना आवश्यक होता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो साधारण और विशेष प्रस्ताव है इससे क्वेश्चन शॉर्ट में जरूर बनता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वोटिंग राइट्स, मताधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा और ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसके सारे पार्ट्स जरूर देख लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस निकल करके आएंगे और अगर एमसीक्यू पेपर है तो वहां पर भी आपके बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको पॉइंट वाइज नोट भी करते जाइएगा। इसका मताधिकार वोटिंग राइट्स क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।